नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था, हमने महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए जाने वाले आक्रमण से संबंधित जानकारी के बारे में हमने जानकारी ली थी कि किस तरीके से कैसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से महमूद भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयासरत हुआ था। उसी कड़ी में अगर आज मैं बात करूं तो हम लोग बात कर रहे थे हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कि क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से महमूद के द्वारा क्या कर दिया गया था, आक्रमण कर दिया गया था भारत के ऊपर। और इसी कड़ी के अंदर हमने देखा था कि महमूद इसके आक्रमणों का कुछ इतिहासकारों ने कुछ कारण बताए हैं। उन्हीं में से कुछ सबसे पहले हम कुछ कारणों का डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम आगे के उनके द्वारा किए गए 1001 से 1027 ईस्वी तक किए गए विभिन्न आक्रमणों में से कुछ आक्रमणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं प्रोफेसर हेनरी इलियट महोदय जो बताते हैं कि कम से कम 17 बार महमूद के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन हमारे ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि 17 तो नहीं लेकिन कम से कम 12 बार भारत पर आक्रमण ज़रूर हुआ है। और इसी कड़ी के अंदर हम बात करते हैं आज के कुछ तथ्यों के बारे में। तो आप मेरे पीछे ये देख ही रहे हैं, ये परिचित मंदिर आप लोगों में से बहुत को जो यहाँ पर गए होंगे, ये प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं भगवान शिव के। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा माना गया है? यही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो आज हमारे आज की क्लास में हम इस मंदिर से संबंधित कुछ डिस्कशन भी रखेंगे हमारी इस क्लास में। तो सबसे पहले हम कारणों की बात कर लेते हैं। महमूद के भारत पर आक्रमण के कारण अब हमने बात की थी, सबसे बड़ा कारण था धन की लूट। धन की लूट, ज़्यादातर इतिहासकार इसी बात को मानते हैं कि महमूद के द्वारा धन की लूट के लिए क्या किया गया था, भारत पर आक्रमण किए गए थे। तो कहाँ जरूरत पड़ गई उसको धन की लूट की? अगर हम देखें महमूद गजनवी के द्वारा, हम देखते हैं प्रारंभ में ये गजनवी साम्राज्य ईरानी साम्राज्य का एक सूबा था, जो बाद के अंदर हम देखते हैं सुबुक्तुगीन और अलब्दगीन के द्वारा क्या है, अलग से यहाँ पर गजनवी साम्राज्य की स्थापना कर ली गई थी। लेकिन इससे पहले ही एक सूबा था ईरान का। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ के शासक को अपने आप को क्या है, स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले ईरान से ही सामना करना था, और ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं सबसे पहले क्या किया गया था, महमूद गजनवी के द्वारा ईरान पर क्या किए गए थे, आक्रमण किए गए थे। और सबसे पहले यहीं अपना शक्तिशाली साम्राज्य को यहीं पर अपने शक्तिशाली साम्राज्य को इसने सुदृढ़ करने का काम किया। जब यहाँ ये शक्तिशाली साम्राज्य सुदृढ़ कर पाया, इसके बाद ये सबसे पहले अपने नज़दीकी खासकर हिंदूशाही शासकों से इसको सबसे ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि हम देखते भी हैं कि जयपाल के द्वारा गुलाम बिराई के समय ही क्या कर दिया गया था, कम से कम गजनवी पे 3 बार आक्रमण करने का प्रमाण मिलता है, जो हिंदूशाही शासक थे पंजाब के, जिन्होंने कितनी बार, 3 बार आक्रमण किया था। तो ऐसी स्थिति में गजनवी के द्वारा जरूरी हो गया था किसकी तरफ बढ़ना, भारत की तरफ बढ़ना। दूसरा, यह जो प्रदेश था ये पहाड़ी, पथरीली और बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र था, अत्यधिक ठंड वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया था, यहाँ की जो आय थी वो उतनी आय नहीं थी कि एक बड़े साम्राज्य को खड़ा किया जा सके। इसका प्रमाण भी हम देखते हैं कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा में ये विवरण दिया गया था कि बल्ख और बदख्शा
जो थे वहाँ की आय एक मुगल सूबेदार की आय के भी क्या थे, नहीं थे, बराबर नहीं थे। तो कहने का मतलब इन स्थानों पर क्या है, खासकर आय की क्या थी, कमी थी। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए महमूद का आक्रमण करना जरूरी हो गया था, और इसके लिए किसकी जरूरत थी, धन की जरूरत थी। तो अगर देखा जाए तो उसका पहला जो उद्देश्य है वो धन ही है, और इसी धन की लूट के लिए क्या है, उसके द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किए गए थे। कुछ इतिहासकारों ने इन कारणों को अलग अलग तरीके से बताया। इन्हीं के अंदर हम मैं बात करूं तो हमारे पास आते हैं प्रोफेसर हबीब, और हमारे पास दूसरा वर्णन हमें मिलता है जाफर, प्रोफेसर जाफर का, और इसी तरीके से हमें मिलता है मिस्टर हेवल के वर्णन भी मिलते हैं, हेवल के वर्णन। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक और विद्वान है डॉक्टर ए बी पांडे साहब के बारे में भी मिलता है। इनके द्वारा भी क्या है, कारण बताए गए हैं। तो इस तरीके से और भी कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या है, अपने कारण बताए हैं जो महमूद के आक्रमण के भारत पर कारणों की बात की। प्रोफेसर हबीब भी यही बोलते हैं कि महमूद धर्मांध शासक नहीं था। यह अगर धर्मांध होता तो केवल भारत के ऊपर ही आक्रमण करता, लेकिन महमूद ने तो ईरानी और ट्रांस आशियन शासक जो मुस्लिम शासक थे उन पर भी आक्रमण किया, अरबी शासक थे, खलीफा थे, इनके साम्राज्य पर भी आक्रमण किया। तो हम नहीं मान सकते कि महमूद क्या है, धर्मांध था, और अगर धर्मांध होता तो इनके ऊपर आक्रमण नहीं करता। तो बिल्कुल प्रोफेसर हबीब साहब कहते हैं कि यह धर्मांध शासक नहीं था, और इसने इस्लाम के प्रचार को नहीं, उल्टा क्या कर दिया है, इस्लाम का जो जिसको अपयश का काम किया है, किसने, महमूद के द्वारा। बोलते हैं कौन, प्रोफेसर हबीब। ये क्या, ये वर्णन प्रोफेसर जाफर का भी मिलता है। मिस्टर हेवल भी बोलते हैं इसके अंदर। मिस्टर हेवल बोलते हैं कि महमूद बगदाद को भी वैसे ही लूटता जैसा कि उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, अगर उसे यह पता होता कि बगदाद में इतनी संपत्ति है। यानी कहने का मतलब है कि मुख्य कारण इनके द्वारा भी क्या बताया गया, धन की लूट ही बताई गई महमूद के द्वारा। इसी तरीके से एक अलग मत मिलता है हमें डॉक्टर ए बी पांडे साहब का। पांडे साहब बोलते हैं कि महमूद के द्वारा क्या किया गया था, हाथियों के लिए क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था भारत के ऊपर, जिनकी सहायता से क्या कर सकता था, वो ट्रांस आशियंस और ईरानी और इन शासकों को क्या कर सकता, आसानी से पराजित कर सकता। इसीलिए इसने भारत पर आक्रमण किया। तो डॉक्टर ए बी साहब पांडे का मत एक अलग मत हमें मिलता है। तो इस तरीके से यह कारण रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो उस समय इनके महमूद के राजकवि हैं उत्बी की किताब तारीख ए यामिनी में उत्बी बोलते हैं कि महमूद का उद्देश्य क्या था, जिहाद था, यानी धर्म युद्ध। उत्बी के द्वारा उत्बी ने क्या कारण बताया, उत्बी ने कारण बताया जिहाद, धर्म युद्ध बताया। और क्या कारण बताया, उत्बी ने एक और कारण बताया, उसने बोला बुत परस्ती बोला। बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा या मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसीलिए इसे बुत परस्ती, बुत सिकन के नाम से भी जाना गया है। किसको, महमूद गजनवी को, महमूद गजनवी। तो ये हमारे सामने यहाँ प्रमाण मिलता है कि इनके जो राजकवि हैं उत्बी, जिनके द्वारा किताब लिखी गई थी तारीख ए यामिनी, अरबी भाषा में लिखी गई थी ये किताब,
और इसी किताब के अंदर उतबी ने जिहाद का उद्देश्य बताया कि इनका उद्देश्य क्या है, जिहाद धर्म युद्ध है, बुत परस्ती इनका जो है उद्देश्य, जिसको लेकर क्या कर रहे थे, महमूद भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। एक और वर्णन भी मिलता है, हमें मिलता है कि 999 ईस्वी के अंदर महमूद के द्वारा खलीफा से क्या किया गया था, खलीफा से वायदा किया गया था। क्या वायदा किया गया था कि वह भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और क्या करेगा, धर्म प्रचार करने का काम भी करेगा। तो देखा जाए तो दोनों उद्देश्य थे कि यहाँ पर धन लूट प्राथमिक उद्देश्य था और द्वितीय उद्देश्य यहाँ पर धर्म प्रचार भी था। अब बात करते हैं हम महमूद के प्रमुख आक्रमणों के बारे में। महमूद के आक्रमणों से पहले अगर हम देखें तो एक बार हम देख लेते हैं गजनीवी से। हाँ, हम देखते हैं कि इस समय महमूद गजनवी के साम्राज्य से लगने वाला साम्राज्य है हिंदू शाही साम्राज्य। यह हिंदू शाही साम्राज्य है, हिंदू शाही साम्राज्य, हिंदू शाही साम्राज्य। अब यहाँ शासक है जयपाल, यह ब्राह्मण वंश है और कुछ इतिहासकारों के द्वारा इन्हें कनिष्क का वंशज भी बताया गया है, कुषाणों का वंशज भी बताया गया है। हिंदू शाही शासक हैं जयपाल। जब जयपाल को ये पता चला कि क्या हो रहा है, काबुल और गजनवी के अंदर क्या हो रहा है, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हो रहा, तो जयपाल अग्रगामी नीति अपनाते हैं और किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, गजनवी पे आक्रमण करते हैं। गजनवी पे 3 बार आक्रमण करते हैं, परंतु मौसम की स्थितियां और तूफान ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती जिसकी वजह से जयपाल के द्वारा जीती हुई बाजी हार में तब्दील हो जाती है और इस तरीके से जयपाल पीछे हट जाता है। तो इस तरीके से महमूद के लिए पहला जो आगे का शासक है, हमारे पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है जहां पर हिंदू शाही शासक है। अगर इसके बाद आगे का पोर्शन देखा जाए तो यहां स्थित है मुल्तान और यहां पर सिया करमाथिया संप्रदाय के अब्दुल्ला दाऊद का शासन है। और इसके आगे हम देखते हैं ये जो पूरा प्रदेश है ये सिंध का प्रदेश है, सिंध, ये सिंध का प्रदेश है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, सबसे पहले सामना होता है महमूद का, किसके साथ होता है, जयपाल से। और 1001 ईस्वी के तहत सबसे पहले आक्रमण प्रारंभ कर देता है। कहाँ पर करता है, हिंदू शाही साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, और यहीं पर प्रारंभ में कुछ किलों को जीतता है। किलों को जीतने के बाद आगे बढ़ता है और 1001 के अंदर 1001 ईस्वी के अंदर, इसको मैप से समझ लेते हैं हम। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहीं स्थित है हिंदू शाही शासक, यहाँ स्थित है, अभी हमने देखा शाही साम्राज्य, हिंदू शाही साम्राज्य, जयपाल यहाँ शासक। 1001 ईस्वी में आक्रमण हो जाता है और ऐसी स्थिति में जयपाल आगे बढ़ते हैं और पेशावर के नज़दीक सामना करते हैं महमूद गजनवी का। युद्ध होता है
और युद्ध में जयपाल पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद महमूद के द्वारा क्या है, इनके रिश्ते नातेदार और बहुत सारे सैनिक और सेना नायकों को क्या कर दिया जाता है, बंदी बनाने का काम कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जयपाल के द्वारा संधि की जाती है और इस संधि के तहत हाथी और लगभग 2.5 लाख दिनार दे दी जाती है महमूद को, और इस तरीके से महमूद इन्हें छोड़ देता है और वापस अपने साम्राज्य में चला जाता है। इसके बाद जो महमूद के अगले आक्रमण होते हैं, अगला आक्रमण हम देखते हैं, जयपाल पराजित होने के बाद अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा एक निंदनीय कार्य कर दिया जाता है और आत्महत्या का काम कर देते हैं जयपाल। क्यों? इतनी हार होने के बाद। लेकिन जाहिर सी बात है, यह उन्हें फिर से अपना धैर्य और साहस को बनाना था और फिर से आक्रमण करना था महमूद का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, महमूद आगे बढ़ने में सफल हो गया। अब अगर मैं बात करूं हिंदुशाही शासकों के बारे में, तो हम जयपाल की बात करते हैं। जयपाल के बाद इनके पुत्र हुए हैं आनंदपाल। आनंदपाल के बाद इनके पुत्र हुए हैं त्रिलोचनपाल, और इनके बाद अंतिम शासक हुए हैं भीमपाल। ये 4, इनका टाइम मिलता है 1020 ईस्वी, और इसके साथ ही हिंदू शाही साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। हिंदू शाही साम्राज्य की समाप्ति, अंत हो जाता है इस साम्राज्य का। किनके साथ? भीमपाल के साथ। अब इन 4 पीढ़ी का संघर्ष देखेंगे, किसके साथ? गजनी के साथ। और इस तरीके से हमारे उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक संघर्ष करने वाले और अपने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था किस? इन विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए जयपाल के वंशजों के द्वारा। अब हम बात करते हैं गजनवी के द्वारा किए गए कुछ आक्रमणों के बारे में। अब हमने अब तक देख लिया कि 1001 के अंदर गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया और इस आक्रमण के अंदर क्या हुआ? जयपाल पराजित हो गए। अगला आक्रमण हुआ मुल्तान के ऊपर, और इस समय मुल्तान का जो शासक है, सिया शासक अब्दुल्ला फतेह दाऊद सिया संप्रदाय के हैं। अब्दुल्ला फतेह दाऊद सिया संप्रदाय, अब्दुल्ला फतेह दाऊद सिया संप्रदाय के हैं, और यह भी संघर्ष करते हैं, पराजित हो जाते हैं। और इनके पराजित होते ही 1006 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं सामना करते हैं आनंदपाल, और वह भी पराजित हो जाते हैं। और इस तरीके से क्या है, महमूद गजनवी के द्वारा हम देखते हैं हिंदुशाही साम्राज्य का भी अंत कर दिया जाता है और मुल्तान का भी कर दिया जाता है और अधिकार कर लिया जाता है मुल्तान पर। तो ऐसी स्थिति में अभी भी हिंदुशाही साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी शक्तिशाली है जयपाल का पुत्र आनंदपाल। इनकी राजधानी है बेहंद, लेकिन 1006 के लगभग क्या कर देता है महमूद, इस बेहंद पर भी अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से स्थिति खराब हो जाती है आनंदपाल की, और आगे जाकर आनंदपाल की भी मृत्यु हो जाती है, और इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं त्रिलोचनपाल। अब आगे हम देखते हैं कि
पेशावर के नज़दीक ये 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार 1006 के अंदर मुल्तान में हम देखते हैं सिया दाऊद पराजित हो जाते हैं और वादा करते हैं महमूद से कि 20,000 दिरहम हर वर्ष मैं तुम्हें क्या है बेचता रहूँगा। लेकिन बाद में इन दोनों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है आनंद पाल और सिया संप्रदाय के द्वारा, सिया संप्रदाय के अब्दुल फतेह दाऊद के द्वारा। लेकिन दोनों को पराजित करने का काम कर लेता है कौन? महमूद के द्वारा। आनंद पाल का सहयोग भी कर रहे हैं भारत के और भी कुछ साम्राज्य जो बड़े उस समय हम देखते हैं उत्तरी भारत के अंदर जो साम्राज्य थे वह स्वयं ना उपस्थित होकर अपनी सेनाओं की टुकड़ी किसके लिए भेजते थे? आनंद पाल के सहयोग के लिए भेजते थे। आगे देखते हम 1008 का वर्ष आता है और 1008 के वर्ष के अंदर क्या है, यह इसके द्वारा मुल्तान और बेहंद और इन सब पर अधिकार किया जाता है। और ऐसी स्थिति में इसी समय क्या हो जाता है, कुछ तुर्कों के द्वारा, खासकर सुलझक तुर्कों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, गजनवी पर आक्रमण करने का काम कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में गजनवी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इन लोगों से समझौता किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति का नाम है नौसा शाह और दूसरा है मुल्तान का सिया फतेह दाऊद संधि। ये नौसा शाह कौन है? नौसा शाह क्या था? सुखपाल नाम से जाना जाता था और यह कौन था? जयपाल का नाती था, जिसने क्या है, हम देखते हैं प्रथम 1001 के युद्ध के अंदर, पेशावर के युद्ध के अंदर जब ये बंदी बना लिया गया था तो गजनवी के द्वारा इसका क्या कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन कर दिया गया था और इसके द्वारा मुस्लिम धर्म को अपना लिया गया था। लेकिन क्या हुआ, हम देखते हैं इसी नौसा शाह को क्या बना दिया गया था, इस बाकी पूरे साम्राज्य को, जिसके अंदर हम देखते हैं हिंदू शाही और मुल्तान के बहुत सारे भाग थे और सिंध के भी बहुत सारे भाग थे, किसका अधिकारी बनाया था? नौसा शाह को। लेकिन बाद में विद्रोह कर दिया गया इन्हीं नौसा शाह के द्वारा 1008 के अंदर। अब जैसे ही 1008 के अंदर ये विद्रोह हुआ, 1008 के अंदर विद्रोह होते ही क्या हुआ, महमूद गजनवी फिर से क्या है, इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए गजनवी से रवाना होता है और पहुंच जाता है। और आगे जाकर क्या हो जाता है, 1009 के अंदर आनंद पाल के साथ क्या होता है, इसका युद्ध होता है और आनंद पाल पराजित हो जाता है। और इस तरीके से महमूद के द्वारा क्या है, हिंदू शाही शासक और हिंदू शाही साम्राज्य, मुल्तान और सिंध, इन सारे प्रदेशों को क्या कर दिया जाता है, अपने साम्राज्य में सीधा सीधा मिला लिया जाता है। अब क्या है, आसान हो गया है किसके लिए, भारत के अंदर प्रवेश करना। और भारत की ख्याति उसने बहुत सुन रखी थी, खासकर यहाँ की धन संपदा के बारे में। और जैसा हम पहले भी जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और वही इस आक्रांता के लिए भी क्या है, लालच का कारण बना और इन्होंने क्या कर दिया, आगे भारत के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया गया। 1009 की युद्ध के बाद में हम देखते हैं 1014 के अंदर इनके द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। और यह 1014 के अंदर ये आक्रमण कहाँ होता है, थानेश्वर जगह पर होता है। और थानेश्वर जहाँ दिल्ली के नज़दीक स्थित है, इसकी सुरक्षा नहीं की गई, थोड़ी बहुत प्रतिरोध किया गया, लेकिन बड़ी आसानी से क्या है, महमूद ने क्या कर दिया, इस पूरे, महमूद हमेशा सर्दियों के टाइम में निकलता, यानी ये टाइम रहा हो सकता है, आप देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम ड्यूरेशन के अंदर कहाँ से रवाना होता था, गजनवी, यानी ठंड के समय में रवाना होता था और भारत पर आक्रमण करता था। और हम देखते मई, जून और जुलाई के मौसम से पहले पहले वापस यहाँ से रवाना हो जाता था, क्योंकि ये बारिश का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता था और यहाँ इस समय तेज गर्मी का मौसम हो जाता था, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती थी महमूद की और ऐसी स्थिति में वो वापस निकल जाता। तो इसका टाइम ड्यूरेशन था यहाँ पर। तो 1014 के अंदर इसने थानेश्वर व आक्रमण किया और इसी आक्रमण में उसने प्रसिद्ध चक्र स्वामी की मूर्ति को क्या कर दिया गया था, तोड़ने का काम किया गया था और थानेश्वर के मंदिरों को लूटने का काम किया, अथाह धन संपदा प्राप्त की, हजारों स्त्री पुरुषों को क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया या गुलाम बना लिया गया और मौत के घाट उतारने का काम कर दिया गया। किसके द्वारा, महमूद के द्वारा। और जगह जगह से जमीन में खोद खोद कर क्या निकाले गए थे, धन संपदा को निकाला गया और अपने साथ कहाँ ले गया, ये गजनवी ले गया। आगे
इस आक्रमण ने क्या कर दिया, महमूद को प्रोत्साहित कर दिया कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, भारत पर बार बार आक्रमण करना पड़ेगा, जिससे वो क्या है अधिक से अधिक धन संपदा को प्राप्त कर सके और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर सके। आगे बढ़कर हम देखते हैं 1010 के लगभग, 1014 में थानेश्वर, 1010 के लगभग 1009 के बाद 1010 के अंदर अलवर पर आक्रमण हुआ था। तो अगर देखा जाए तो आंतरिक भारत के अंदर सबसे पहले अलवर पर आक्रमण हुआ 1010 के अंदर। अलवर के अंदर भी नारायणपुर नामक एक जगह है जहां पर अच्छा दुर्ग और एक अच्छा कस्बा बसा हुआ था, और यही शिकार हुआ 1010 के अंदर महमूद का, और इसको क्या किया गया, लूटा गया और यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया और अथाह धन संपदा को प्राप्त कर दिया गया। इसके बाद 1010 1014 के बारे में हमने बात कर ली है थानेश्वर के बाद में। इसके बाद में हम देखते हैं महमूद आगे बढ़ता है और इसका एक प्रमुख आक्रमण हम देखते हैं 1018 के अंदर। 1018 के अंदर इसका आक्रमण हुआ था कन्नौज पर, और इस समय कन्नौज पर प्रतिहार शासक हैं राज्यपाल। इस आक्रमण को करते समय रास्ते में आने वाले बड़े क्षेत्रों को भी क्या करने का काम किया गया, लूटने का काम किया गया था। और अगर हम बात करें तो यहीं हम देख लेते हैं कन्नौज पर 1018 में रास्ते में मथुरा पड़ता था, तो महमूद के द्वारा मथुरा पर आक्रमण किया गया, और यहीं मथुरा के पास ही महावन नामक स्थान पर कुलचंद नामक शासक ने क्या है, महमूद का सामना किया, लेकिन ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाया और आसानी से पराजित हो गया। इस तरीके से मथुरा पर आक्रमण हुआ, और इस मथुरा आक्रमण में महमूद को अथाह धन संपदा प्राप्त हुई। इसके बारे में उत्बी बताता भी है कि कुछ मूर्तियां 5-5 हाथ सोने से निर्मित थी, और कुछ मूर्तियों में इतने जवाहरात थे जिनकी कीमत 5 लाख दिनार से भी ज़्यादा थी। और बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया, जमीन से खजाने को खोद कर निकाला गया, और वही जो है नरसंहार करने का काम किया गया, और स्त्री पुरुषों और बच्चों को क्या कर दिया, गुलाम और मौत के घाट उतारने का काम कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अथाह संपदा प्राप्त की थी। महमूद ने मथुरा के बारे में भी बोला कि यहाँ के भवनों के निर्माण में 200-300 साल से अधिक समय लगा होगा, और कितने ही धन संपदा इसके निर्माण के लिए खर्च की होगी। वह खुद इतना प्रभावित हुआ था इन स्थानों से, और मूर्तियों को तोड़ने का काम किया उनके द्वारा। आगे मथुरा के आगे हम देखते हैं मंजावन नामक जगह है जो कानपुर में स्थित है। यहाँ पर भी ब्राह्मण वंश थे, इनके द्वारा 25 दिन तक संघर्ष किया गया था, और मंजावन के स्त्रियों के द्वारा जौहर कर लिया गया और पुरुषों के द्वारा केसरिया किया गया, और इस तरीके से दुर्ग पर आक्रमण हो गया किसका, महमूद। और उसके बाद 80 पर आक्रमण हुआ, यहाँ का शासक था चंद्रपाल जिसने सामना किया। फिर सिरवाना पर चंद्रराय नामक शासक के द्वारा किया गया था, महमूद का सामना किया गया था। आगे बढ़कर महमूद ने आक्रमण कर दिया है किसके ऊपर, हम अभी बात कर रहे थे कन्नौज आक्रमण। कन्नौज आक्रमण 1018। अब यह जब आक्रमण हुआ है तो इस आक्रमण के अंदर महमूद का सामना नहीं कर पाया राज्यपाल, और युद्ध से बिना लड़े ही भाग गया। और इस तरीके से महमूद ने कन्नौज को भी ध्वस्त कर दिया, शहर को जला दिया गया, मंदिरों को लूट लिया गया, और वही काम किया गया जो क्या है, युद्ध बंदियों के साथ किया जाता है। और इस तरीके से महमूद का कन्नौज पर भी आक्रमण हो गया। जैसे ही महमूद हम देखते हैं कन्नौज को लूट कर वापस जाता है, राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया जाता है।
बहुत से शासकों का एक संघ बनता है, शासकों का संघ बना है। इस शासकों के संघ का अध्यक्ष है बुंदेलखंड के शासक, बुंदेलखंड के शासक विद्याधर, विद्याधर ये शासक है। और इन्होंने क्या है, राज्यपाल की, इस संघ के द्वारा क्या, इस राज्यपाल की हत्या कर दी गई थी। अब हत्या करने वाला कौन है? चंद्रदेव गहड़वाल, चंद्रदेव गहड़वाल। किस लिए की हत्या? क्योंकि इनके द्वारा क्या कर दिया गया था, बिना लड़े ही क्या है ये भाग गए थे, क्योंकि इनका उत्तरदायित्व था मथुरा और हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थलों की रक्षा का, और ये रक्षा नहीं कर पाए और बिना लड़े ही भाग गए। इसलिए चंद्रदेव गहड़वाल जो क्या थे, इस संघ के सदस्य थे, इनके द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? राज्यपाल की हत्या कर दी गई। राज्यपाल की हत्या के बाद हम देखते हैं जो अगला प्रतिहार शासक है वह है त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल। याद रखना, एक त्रिलोचन पाल ये भी हैं और एक कौन है, हिंदू शाही शासक त्रिलोचन पाल भी हैं, आनंद पाल के पुत्र दोनों हैं, ध्यान रखना। और दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, संघर्ष किया जाता है। त्रिलोचन पाल कन्नौज के ध्वस्त होने के बाद प्रतिहारों के द्वारा बरी नामक स्थान पर एक नई राजधानी बनाई जाती है। और जब महमूद को यह जानकारी मिलती है कि क्या किया गया, एक संघ बनाया गया और राज्यपाल की हत्या कर दी गई क्योंकि वो लड़ नहीं पाया इसलिए, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं 1019 का वर्ष है, 1019 के लगभग, 19 ईस्वी के लगभग, 1019 ईस्वी के लगभग हम देखते हैं आक्रमण होता है किसका, 1019 ईस्वी के ऊपर महमूद आगे बढ़ता है, बुंदेलखंड की तरफ बढ़ता है। रास्ते में कालिंज हम देखते हैं आगे बढ़ता है और 1019 के अंदर बरी पर आक्रमण करता है और बरी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है और लूटने का काम कर देता है। अब इसी समय क्या है, इसे विद्याधर के बारे में पता चलता है जो कि एक विशाल सेना लेकर उपस्थित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, हम देखते हैं महमूद पहली बार घबरा जाता है और इस विशाल सेना को देखकर, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती है, मौसम फिर खराब होता है। ऐसी स्थिति में एकाएक ये सेना अगले ही दिन छुटपुट कुछ मुठभेड़ों के बाद क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है, महमूद वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाता है यहाँ पर और यहाँ से वापस पहुँच जाता है गजनवी। और फिर 1020-21 के अंदर क्या है आता है, और 1020-21 के अंदर इस समय जब आ रहा है तो क्या करता है, सबसे पहले ये हम देखते हैं ग्वालियर का किला है, ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह से क्या करता है, संधि कर लेता है ताकि वो क्या कर ले, उसके पीछे से आक्रमण नहीं करे। और आगे बढ़कर किसको घेर लेता है, हम देखते हैं कालिंजर के दुर्ग को घेर लेता है, जिसमें है कौन, विद्याधर। 1 वर्ष से लंबा संघर्ष चलता है और इस लंबे संघर्ष से महमूद खुद परेशान हो जाता है, लेकिन किला जीत नहीं पाता है और अंत में क्या हो जाती है, 1021-22 के अंदर संधि हो जाती है किसके साथ, विद्याधर। अब इस संधि के तहत पहली बार क्या होता है, महमूद के द्वारा विद्याधर को क्या कर दिया जाता है, हम देखते हैं महमूद के द्वारा विद्याधर को 15 किले सौंप देने का काम कर दिया जाता है। 15 किले सौंप देता है विद्याधर को कौन, महमूद, और इस तरीके से भारत से वापस चला जाता है। आगे अगर हम बात करें, इसी तरीके से 1020 के अंदर भीमपाल के द्वारा भी संघर्ष किया जाता है त्रिलोचन पाल के बाद, लेकिन उसकी भी युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती। इस तरीके से शाही वंश का पूरी तरीके से क्या हो जाता है, शाही वंश यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न होता है कि इस समय भारत के अंदर कौन कौन सी सत्ताएं स्थापित थी। तो अगर मैं बात करूं, कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था। महमूद कश्मीर पर भी आक्रमण करेगा लेकिन जीत नहीं पाएगा कश्मीर को और बुरी तरीके से पराजित हो जाएगा खराब मौसम की वजह से, और इस तरीके से कश्मीर भी जीता नहीं गया महमूद के द्वारा। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो
राजस्थान और दिल्ली और आसपास के और कन्नौज तक के क्षेत्र पर किसका अधिकार है? इस समय गुज्जर प्रतिहारों का शासन है, भले ही वो कमजोर स्थिति के अंदर हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर पाल है, पाल शासक है, और इस समय पाल शासक है महिपाल प्रथम, जो पाल बंगाल के अंदर स्थित है। दूसरे नीचे की तरफ हम देखें तो राष्ट्रकूट शासनों का शासन आता है, और राष्ट्रकूटों के बाद में अगर और हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमें चालुक्य शासक मिलते हैं। यहाँ पर भी हमें चालुक्य शासकों का साम्राज्य मिलता है, बादामी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य, दो साम्राज्य मिलते हैं। आगे चोल साम्राज्य, और यहाँ नीचे दक्षिण भारत की तरफ पांड्या, चेर और पांड्या साम्राज्य भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ये भारत की उस समय की कुछ प्रमुख शक्तियां थी। दक्षिण की शक्तियां अभी भी क्या है, उत्तर में होने वाले संघर्ष से अनभिज्ञ थी और आपस में संघर्षरत थी, खासकर चोल और चालुक्यों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह से भारत, उत्तर भारत की और खासकर दक्षिण भारत की एक शक्ति क्या होती है, पूरी तरीके से क्या हो जाती है, जर्जर स्थिति में आ जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि लगभग ये 200 साल के इस कन्नौज के संघर्ष की वजह से अतः जनहानि का सामना करना पड़ा था हमारे यहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से स्थितियाँ डामाडोल हो गई। और ऐसी स्थितियाँ ही क्या है, फायदेमंद होती है विदेशी आक्रमणकारियों के लिए, और यह स्थिति का लाभ उठाया किसने, महमूद गजनवी ने। तो आगे हम अगर बात करें महमूद के अगले आक्रमणों के बारे में, तो महमूद का एक अगला प्रसिद्ध आक्रमण हमारे सामने आता है। यह सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है जो गुजरात के अंदर स्थित है, गुजरात में स्थित है सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अब मैं बात करूं इस मंदिर की, तो हम देखते हैं इतिहास के अंदर सोमनाथ के मंदिर के अंदर अगर मैं इस मंदिर की बात करें तो इसका सबसे पहले विवरण हमें मिलता है ऋग्वेद के अंदर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग माने गए, और उनमें से सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है, सोमनाथ है। सोमनाथ, सोम का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा, और नाथ का अर्थ है स्वामी, यानी चंद्रमा का स्वामी किसको बोला गया है, शिव। अब कुछ एक कहानी जुड़ी है इस मंदिर से जुड़ी हुई। कहानी क्या है कि चंद्रदेव के द्वारा क्या किया गया था कि ऐसी कहानी है कि दक्ष की 27 कन्या से विवाह किया गया था, और चंद्रदेव दक्ष की एक कन्या पर अत्यधिक मोहित थे, जिससे अन्य परेशान थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर दक्ष के द्वारा श्राप दे दिया गया था चंद्रदेव को कि तुम्हारा जो तेज है वो क्या हो जाएगा, समय के साथ कम हो जाएगा। और ऐसा ही होने लगा कि उनका क्या हो रहा था, तेज कम हो रहा था और दिन दिन वो घटता जा रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया गया था, चंद्रदेव के द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और क्या होते हैं, चंद्रदेव के जो इस श्राप से उनकी मुक्ति कर लेते हैं। तो बताते हैं उनके द्वारा ही सर्वप्रथम क्या किया गया था, इस मंदिर का या इस जो ज्योतिर्लिंग है इसका निर्माण किया गया होगा। तो ये किंवदंतियां संबंधित है, लेकिन इसका विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ये हिंदुओं का सबसे प्राचीन जो है बोला जाता है शिवलिंग जो देखा गया है सोमनाथ में देखा गया और आस्था का स्थल भी देखा गया। अगर बात करें इस सोमनाथ के मंदिर की, तो सबसे पहले इसके जो प्राचीन शिवलिंग है, शिवलिंग और इन जो भी चीज़ें सबसे पहले तोड़ने का काम किसने किया है, 1025 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने किया है, महमूद गजनवी ने। फिर एक प्रश्न उठता है तो इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ में 7वीं शताब्दी के अंदर हम देखते हैं गुजरात के मैत्रक वंश के द्वारा किया गया था। मैत्रक वंश के द्वारा इसके निर्माण किया गया
और इसको ध्वस्त करने का काम किसने कर दिया था? महमूद। और उस समय गुजरात के हम देखते हैं शासक हैं भीमपाल, भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम, जिन्होंने इसका कुछ भी नहीं किया, किसका? महमूद का विरोध नहीं किया। और इस स्थिति में महमूद ने आक्रमण किया था। बेसिकली इस मंदिर के बारे में महमूद को जानकारी कहाँ से मिली थी? हम देखते हैं अल बरूनी के विवरण से यह जानकारी मिली थी कि इस मंदिर में अथाह धन संपदा है और हीरे जवाहरात और इन सब चीज़ों का यहाँ पर संग्रह है। 10,000 गाँव की आय क्या है इस मंदिर के रखरखाव के लिए इस्तेमाल होती थी। 300 लोग यहाँ पर नित्य वगैरह करने के काम आते और 1000 से भी अधिक पुजारी यहाँ पर पूजा पाठ का काम करते थे। और हम देखते भी हैं कि जब 1024 के अंदर महमूद इस सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए निकला था तो उस समय भी क्या है इस मंदिर की भव्यता बहुत ही उच्च कोटि की थी और दूर दूर तक इसके बारे में विवरण था। बताते हैं महमूद ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो उस समय 50,000 व्यक्ति क्या थे इस मंदिर के अंदर निवास कर रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है आक्रमण किया गया। पहले दिन महमूद को सफलता नहीं मिली क्योंकि 50,000 व्यक्ति थे तो उसे लगा क्या है इतने सेना है जो इसका क्या करेगी, विरोध करें। लेकिन जब बाद में वो सफल हो गया, इनकी दीवारें, मंदिर के जो परकोटा था इसकी दीवारों को तोड़ने में, और किस में प्रविष्ट हो गया? इस मंदिर में हो गया। और अगले दिन से ही क्या हो गया? कत्लो आम और मार काट का काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कम से कम 50,000 लोग मारे गए थे और मंदिर की धन संपदा को लूट लिया गया था। लूटने के बाद हम देखते हैं महमूद, लूटने के बाद ये वर्तमान में बना हुआ मंदिर है, ये वर्तमान मंदिर है। और ये वर्तमान जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब? 1955 के अंदर, दिसंबर 1955 के अंदर ये मंदिर बनके, वर्तमान मंदिर बनके तैयार हुआ था। और हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का काम यहाँ पर गुजरात के ही एक शासक थे, उनके द्वारा क्या है यहाँ पर नींव रखने का काम किया गया था। तो सबसे पहले देखा जाए तो गजनवी के द्वारा 1025 के अंदर इस मंदिर को क्या किया गया था? तोड़ने का काम किया गया था। उसके बाद ये मंदिर 1297 ईस्वी के लगभग तोड़ा गया था। और यह हम देखते हैं उत्तरी तुगलक शासक थे जिनके समय इस मंदिर को तोड़ने का काम किया गया था। बाद में 1700 के लगभग औरंगजेब के द्वारा भी इस मंदिर को तोड़ने का काम किया गया, लेकिन बाद में ये मंदिर पुनः बना दिया गया और वर्तमान समय में ये मंदिर हमारे सामने देखने को मिलता है। तो ये कहानी है सोमनाथ के मंदिर की। तो फिर से हम बात करते हैं। तो 1025 के अंदर इस तरीके से क्या हुआ था? सोमनाथ के ऊपर आक्रमण हुआ था, किसका? गजनवी का। और यह आक्रमण का रूट यही था, ये मुल्तान होकर इसने आक्रमण किया था सोमनाथ के ऊपर। यहाँ स्थित है सोमनाथ, यहाँ स्थित है सोमनाथ। और रास्ते में यह अपना रास्ता भी भटकता है और रेगिस्तान में फंस जाता है, कच्छ के रेगिस्तान में, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों के होते हुए भी ये क्या है वापस गजनवी पहुंच जाता है। इस तरीके से 1025 के अंदर क्या हुआ था? यह इसका प्रमुख आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का। अब ये जब आक्रमण हुआ था तो रास्ते में यहाँ सिंध पड़ता है। तो सिंध के अंदर सिंध के जो जाट थे उन्होंने महमूद को बहुत परेशान किया, महमूद को परेशान किया। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं 1027 ईस्वी के अंदर महमूद के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। तो ये महमूद का अंतिम आक्रमण है 1027, अंतिम आक्रमण है महमूद गजनवी का। अब ये 1027 के अंदर जब महमूद ने आक्रमण किया तो सिंध के जाटों को क्या है दंडित करने के लिए आक्रमण किया था और वही हुआ। इस आक्रमण के अंदर क्या है फिर से क्या किया गया था? हजारों लोगों को मारा गया, स्त्रियों को बंदी बना लिया गया और
गुलाम बनाने का काम कर दिया गया था महमूद के द्वारा, और इस तरीके से यह महमूद का अंतिम आक्रमण है 1027। 1030 के अंदर महमूद की मृत्यु हो जाती है, और महमूद की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मसूद क्या बनता है, अगला शासक बनता है। लेकिन 1040 के युद्ध के अंदर मसूद को पराजित कर देते हैं ये सुलजक तुर्क, और इस तरीके से क्या है, गजनवी के बहुत बड़े भाग पर अधिकार हो जाता है सुलजक तुर्कों का। तो इस तरीके से हम देखते हैं महमूद के द्वारा ये आक्रमण किए गए थे। अब महमूद के आक्रमण इतने सफल कैसे हुए, उसके बहुत से कारण थे। इसके अगर कारण हम ढूंढें तो हमें अल बरूनी की किताब उल हिंद में इसके बहुत सारे कारण हमें मिल जाते हैं, क्योंकि किताब उल हिंद में तत्कालिक परिस्थितियों के बारे में अल बरूनी ने बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हीं में से कुछ बातों की मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर भी बात की है कि समय के साथ साथ क्या है, धर्म में क्या है, अश्लीलता आनी प्रारंभ हो गई थी। समाज के अंदर क्या है, नैतिक पतन की तरफ समाज बढ़ रहा था, जिसका प्रमाण उन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो भी हैं देखते हैं इमारतें हैं जिनके अंदर इसका प्रमाण हमें मिल जाता, जो उस समय के टाइम पीरियड की बनी हुई थी। उस समय मंदिरों के अंदर भी देवदासी प्रथाएं प्रारंभ हो गई थी, जिनके अंदर क्या है, कन्याओं को क्या है, भगवान की पूजा के निमित्त क्या है, मंदिर में क्या कर दिया जाता, दान करने का काम कर दिया जाता था, जिसकी वजह से भी मंदिर की व्यवस्थाएं आने वाले टाइम के अंदर बिगड़ गई। तो इस तरीके से धार्मिक रूप से भी क्या हो रहा था, समाज के अंदर पतन हो रहा। दूसरा, मंदिर बन रहे थे क्या है, धन के संग्रह के प्रमुख केंद्र बन रहे थे। यही वजह थे, सॉफ्ट कॉर्नर रहता था विदेशियों के आक्रमण का, और इस तरीके से मंदिर पर क्या कर देते थे, वो आक्रमण कर पाते थे। और तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, अगर मैं बात करूं, समाज के अंदर भी क्या है, ऊंच नीच का वर्ग अत्यधिक बढ़ गया था, जिसका प्रमाण हमें अल बरूनी बताते हैं, और बताते हैं कुछ समुदाय ऐसे थे जिनको तो गांव या जहां बड़े कस्बा हो उसके बाहर उनको रहने के लिए स्थान दिया जाता था। तो इस तरीके से समाज के अंदर इतनी ऊंच नीच बढ़ गई। तो ये भी एक बड़ा कारण था सामाजिक विभाजन का, जिसकी वजह से क्या है, एक आक्रांता के लिए क्या होता था, सफल। दूसरा, अल बरूनी स्वयं बताते हैं कि भारतीय दम्भी स्वभाव के हो गए थे, और भारतीय सुनना ही नहीं चाहते थे। भारतीय बोलते थे कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे राजा ही श्रेष्ठ है, हमारा विज्ञान ही श्रेष्ठ है, और हमसे श्रेष्ठ बुद्धि और विचार रखने वाला कोई नहीं। तो अल बरूनी बोलते हैं यही इनका दम्भी स्वभाव इनके पतन का कारण होगा, और ऐसा ही हुआ कि ये इनका दम्भी स्वभाव था। दूसरा, अल बरूनी बताते हैं कि अगर कोई चीज अपवित्र हो गई है तो भारतीय वापस उसे शुद्ध करके अपनाते नहीं थे, बल्कि उसको पूरी तरीके से बहिष्कृत करने का काम कर देते थे। तो ऐसे कुछ और भी बहुत सारे विवरण अल बरूनी ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखे हैं। लेकिन अल बरूनी साथ में ये भी बताते हैं कि भारतीय संस्कृति और इनका ज्ञान इतना उच्च कोटि होगा, इतना उच्च कोटि का है, जिसकी विश्व में कहीं पर भी तुलना नहीं कर सकते। और वो इसका श्रेय भारतीयों के पूर्वजों को देता है, और वो बोलता है कि हो ना हो, इनके पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे कि जिनकी वजह से इन्होंने इतना अमूल्य ज्ञान को विकसित किया, और क्या है, समाज को देने का काम किया, जिसकी वजह से इतना इनका उत्थान हुआ है। तो इस तरीके से महमूद का ये आक्रमण क्या हुआ, भारत पर 1001 से 1027 के बीच किए गए थे, और कुछ ही समय के बाद वापस से वो स्थितियां हो गई, और ये आक्रमण केवल लूट मार तक के ही सीमित। आगे चलकर हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के समय भी देखते हैं कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, तब भी हमारे शासक उन्हें लुटेरा ही समझते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है कि मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था, बल्कि वह भारत में शासन स्थापित करना चाहता था। आगे बढ़कर मुगल टाइम पीरियड के अंदर भी देखते हैं कि मुगल टाइम पीरियड के अंदर बाबर के लिए भी यही समझा गया कि यह भी क्या है, एक लुटेरा है, और हमारे सीमा के कुछ प्रांतों को लूट मार करके वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने यहाँ पर किसकी नींव रख दी, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, और जिसने एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया। तो ये था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। तो आज की हमारी क्लास यहीं होती है समाप्त। थैंक यू।